दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया बुल की और उसके फाउंडर मिस्टर समीर गहलोत के राइज एंड फॉल की। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इंडिया की सबसे पहली कंपनी है जिसने होम लोन प्रोसेस को एंड टू एंड पूरा का पूरा ऑनलाइन कर दिया। इट वाज अ रिवोल्यूशनरी चेंज इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। कंपनी ने अपने स्टॉक प्राइस में 2014 से लेके 2018 तक यानी सिर्फ 4 साल में 200 रुपए से लेके 1400 यानी 1400 रुपए तक 700% की ग्रोथ दिखाई। इंडिया के नामचीन क्रेडिट एजेंसीज लाइक क्रिसिल, इकरा ने भी आईबुल को AA+ रैंकिंग दे दी, जो कि कंपनी के क्रेडिबिलिटी को काफी बढ़ा देती है। जब सब सही चल रहा था तब सितंबर 2018 में विद इन 1 मंथ कंपनी के प्राइसेस में 40% तक के फॉल आ गए। उसके बाद स्टॉक में कभी रिकवरी नहीं हो पाई। अब स्टॉक 1400 से गिर के 230 के जोन में ट्रेड हो रहा है। तो ऐसी क्या ट्रेजेडी कंपनी के साथ हो गई जहां कंपनी अब एक नई यस बैंक बनने के कगार पे आ गई है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिनवर फ्रॉम ट्रेडिंग कैफे इंडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की और इस केस स्टडी के साथ हम जानेंगे कि कैसे मिस्टर समीर गहलोत ने एक स्क्रैच लेवल से अपनी कंपनी को खड़ा किया। इस केस स्टडी से हम ये भी जानेंगे कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में आप कैसे निवेश करके अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं और वक्त चलते कैसे इन प्रॉफिट्स के साथ बाहर भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह कहानी शुरू होती है मिस्टर समीर गहलोत की, जो कि IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं। उन्होंने अपने फैमिली माइनिंग बिजनेस में ना जाकर अपना खुद का एक स्ट्रगल शुरू कर दिया और उन्होंने अपना पहला कदम स्टॉक ब्रोकिंग के सेक्टर में रखा। 1999 में ऑर्बिटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक NSE लिस्टेड ब्रोकर है, वो अपने बिजनेस में काफी स्ट्रगल कर रहा था। उसको कौड़ियों के दाम में खरीद के समीर ने यहां पे अपने बिजनेस की नींव रख दी। एक बिजनेस को सही दाम में एक्वायर करके उसके लिए प्रॉपर निगोशिएशन करना एक टॉप बिजनेसमैन की क्वालिटी होती है, जो समीर ने यहां पे दिखा दी थी। तो यहां पे उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ में ऑर्बिटेक प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर कर लिया और वहीं से 2 कंप्यूटर वाले स्मॉल ऑफिस से उनका बिजनेस सफर स्टार्ट हो गया। अब किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए विटामिन M यानी मनी इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली 2000 में मिस्टर लक्ष्मी मित्तल, जो कि एक स्टील किंग के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने इंडिया में अपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को सर्च करना स्टार्ट कर दिया था। तब उन्होंने मिस्टर समीर गहलोत, जो कि अपनी ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म आईबुल को स्टार्ट कर चुके थे, उनके विजन को और बढ़ते हुए मार्केट स्कोप को देख के वहां पर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो कि उस टाइम $1 मिलियन का था और वहीं पे उन्होंने एक अच्छे खासे रिटर्न भी पा लिए। कैसे, चलिए जानते हैं। तो यही से कहानी शुरू होती है इंडिया बुल फाइनेंस सर्विसेज की, जो कि इंडिया के सबसे पहले ऑनलाइन ब्रोकर थे। अब उन्होंने अपना बिजनेस कारोबार स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो कि उनको एक्सपांशन करने थे, उन्होंने ये तय कर लिया कि 2004 में हम एक IPO के साथ में मार्केट में आएंगे। तो 2004 में उनका IPO लिस्ट हो गया और एक दमदार लॉन्चिंग के साथ में उन्होंने मार्केट से 52 CR उठा लिए। 2005 में उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में इंडिया बुल रियल एस्टेट लिमिटेड के थ्रू कदम रख दिया। अब उन्होंने अपना फर्स्ट लैंड एक्विजिशन मुंबई में किया, जो कि 14 एकर्स का था। अब वहां से लेके 2005 से लेके 2010 तक कंपनी एक अच्छी खासी कैश रिच कंपनी बननी स्टार्ट हो गई, जहां पे उन्होंने अपना अच्छा खासा एक्सपांशन करना स्टार्ट कर दिया। तो अंडर अम्ब्रेला ऑफ आईबुल उन्होंने डिफरेंट ग्रुप कंपनीज खड़ी कर दी, जैसे कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल रियल एस्टेट, LED, स्टोर वन, इंडिया बुल फार्मास्यूटिकल, इंडिया बुल एसेट मैनेजमेंट। अपनी फ्लैगशिप कंपनी आईबुल हाउसिंग फाइनेंसेस के थ्रू 2.86 ट्रिलियन का लोन डिस्ट्रीब्यूशन अब तक कंपनी कर चुकी है। ओवर 1 मिलियन कस्टमर्स बेस रखने वाले आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का 2018 तक का मार्केट कैपिटल बढ़ के 20,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। वही मिस्टर समीर गहलोत वन ऑफ द यंगेस्ट इंडियन बिलियनर बन चुके थे। फोर्ब्स की माने तो उनकी वेल्थ 2017 में $3.1 बिलियन की हो चुकी थी। दोस्तों, अब तक सब कुछ फेरी टेल जैसा लग रहा है, राइट? बट 2015 से लेके 2018 के बीच में दिल्ली, मुंबई जैसे काफी मेट्रो सिटीज से विसल ब्लोअर्स ने अब कंपनी पे एलिगेशंस लगाने स्टार्ट कर दिए थे। अब आप पूछोगे कि विसल ब्लोअर क्या होता है? ये वो पर्सन होता है जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, बट एट द सेम टाइम अगर कंपनी में कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिस या टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान पहुंच सकता है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेबी या RBI तक पहुंचा देता है। इसी इश्यूज के चलते 2018 में हुए फॉल से शेयर होल्डर्स ने भी अपने इन्वेस्टमेंट में काफी नुकसान कर दिया। कंपनी के कॉर्पोरेट एक्टिविटीज को लेकर परेशान चल रहे इन्वेस्टर्स ने भी कंपनी पे अगेंस्ट फाइल केस कर दिए। इनिशियली प्रमोटर्स ने एलिगेशंस को झूठ बोलकर अवॉइड कर दिया, लेकिन यहाँ पे स्टॉक प्राइसेस कुछ अलग ही स्टोरी बयां कर रहे थे। दोस्तों, जब कभी
किसी रेप्यूटेड कंपनी को कोई एलिगेशंस लगते या फिर कोई विसल ब्लोअर्स ऑब्जेक्शन लेते, वहां पे कंपनी एक प्रॉपर ऑडिट थ्रू जाकर वो सारे ही एलिगेशंस को लीगल वे में फेस करती है। सेम चीज हमने इन्फोसिस, यस बैंक के बारे में भी समझी थी। इन्फोसिस ने थर्ड पार्टी ऑडिट करके सारे ही विसल ब्लोअर्स के एलिगेशंस को क्लियर कर दिया था। वही यस बैंक ने इस सभी चीजों में फेल होने के बाद उसमें काफी गिरावट आ चुकी थी, यानी अब स्टॉक एक पेनी स्टॉक बन चुका है। इसकी इन डिटेल वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मीनवाइल इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में मनी लॉन्ड्रिंग, 1 लाख रुपीस करोड़ का एक्विजिशन, शेल कंपनीज बना के मनी डिस्ट्रीब्यूशन करना और विजल ब्लोअर्स के तरह तरह के एलिगेशंस लगना, ये सारे ही काम जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर आते हैं, उस सब में ये कंपनी घिर गई। दिक्कतें थी जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फर्स्ट टाइम आईबुल ने ये जाना कि अब इस सबसे बाहर आना है, तब उन्होंने सोचा कि एक एनबीएफसी कंपनी हम बन के रहेंगे तो उसमें कोई भी फायदा नहीं, लेकिन अगर हम एक एज अ बैंक कंपनी की तरह आगे आ जाते, डेफिनेटली हम इन सारे ही चीजों से बाहर आ सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि समीर गहलोत और बाकी प्रमोटर्स वहां कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे, वेल, कंपनी ने अपना पूरा जोर लगा दिया कि एक बैंकिंग लाइसेंस लिया जाए या फिर किसी एग्जिस्टिंग बैंक में हम मर्ज हो जाए। 2019 में कंपनी लक्ष्मी विलास बैंक के साथ में मर्ज करके एक प्रॉपर बैंकिंग कंपनी के रूप में सामने आने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे आपको ये जान के हैरानी होगी कि आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, जो कि लक्ष्मी विलास बैंक के कंपैरेटिवली 10 गुना बड़ी कंपनी है कैपिटल साइज में, अब वो लक्ष्मी विलास बैंक में मर्ज क्यों होना चाहती है। यहाँ पे हमें यह जानना जरूरी है कि एक एनबीएफसी बैंक काम कैसे करती है। बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे आईबुल बैंक से लोन उठा के अपना इंटरेस्ट रेट ऐड करके लोगों को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए पर्सनल, व्हीकल, कमर्शियल या फिर होम लोन जैसे लोन्स प्रोवाइड करते हैं। अब जिस किसी पर्सन को डायरेक्ट बैंक से बड़े लोन्स लेने के लिए दिक्कत आ जाती है, वहीं पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए एनबीएफसी थोड़ा जोखिम उठाकर हायर रेट्स पे लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन एनबीएफसी प्रॉपर बैंक से लॉन्गर टेन्योर के लिए, स्पेशली 10 साल से ऊपर के पीरियड के लिए लोन नहीं उठा सकते। लेकिन होम लोन्स तो होते ही बड़े पीरियड 15, 20, 30 साल के। अब वहां पर आईबुल बैंक से जहां पे 1, 2 या 3 साल के पेपर उठा रहे थे, वहीं पे एंड यूजर को लॉन्गर टेन्योर के लोन्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब उनको चुकाने के लिए कंपनी अपने प्रॉफिटेबल असेट्स बेच रही थी। अब ये करके कितने वक्त तक वो सर्वाइव करते। वही एक बैंक बन जाने से आसानी से बड़े टाइम के लिए लोन भी वो दे सकते थे कस्टमर को। एट द सेम टाइम मेन थिंग जो है वो लोगों से डिपॉजिट भी ले सकते हैं। अब एक एनबीएफसी कंपनी लोगों से डिपॉजिट नहीं ले सकती, वही काम बैंक आसानी से कर सकती है। अब इसी चक्कर में आईबुल ने अपने से साइज में काफी छोटे लक्ष्मी विलास बैंक में मर्ज होने के लिए कोशिश शुरू कर दी। लेकिन 2019 में कोर्ट केसेस के चलते और बाकी सारे इश्यूज के चलते आरबीआई ने उस मर्जर पे बैन लगा दिया। अब मीनवाइल मिस्टर समीर गहलोत ने आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के चेयरमैन पोजीशन से भी रिजाइन कर दिया। शेयर के गिरते प्राइसेस से जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे लॉसेस हो रहे थे, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2015 से लेकर 2020 तक कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग, जो कि 24.32% थी, अब वो घट के 21.69% रह चुकी है। दोस्तों, प्रमोटर्स कंपनी के मेजर स्टॉक होल्डर्स होते हैं। यहां पर सवाल यह आता है कि कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वहां पर प्रमोटर्स अपने होल्डिंग को क्यों कम कर रहे हैं। दोस्तों, इस केस स्टडी से हमें क्या पता चलता है, अगर किसी भी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, डेफिनेटली आप वहां पे इन्वेस्टमेंट के मौके देख सकते हैं। बट अगर किसी भी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू चल रहे हैं, अब उस पर्टिकुलर कंपनी से आपको 2 कदम तो दूर ही रहना चाहिए। निवेश के लिए एट अ टाइम आपको बिल्कुल भी अंदर नहीं आना है। अगर इस किसी पर्टिकुलर चक्कर में कंपनी के स्टॉक प्राइसेस अच्छे खासे हेवीली बीटन डाउन भी है, तो भी आपको निवेश करने से पहले यह देखना है कि कंपनी अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर एक अच्छे खासे क्लैरिटी के साथ आगे आती है, तब आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के मौके देख सकते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल यस बैंक है। दोस्तों, अगर शॉर्ट पीरियड के लिए आपको स्टॉक एक अच्छे पर्टिकुलर लेवल पे दिखता है और वहां पे अगर आपको ब्रेकआउट आ जाता है, डेफिनेटली टेक्निकल पैरामीटर्स देख के या फिर प्राइस एक्शन देख के आप वहां पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अगर आपको आपका ट्रेडिंग का नॉलेज एनहांस करना है, आपको प्राइस एक्शन सीखने हैं या फिर आपको टेक्निकल पैरामीटर्स कैसे वर्क करते हैं ये सीखना है, डेफिनेटली आप हमारे ट्रेडिंग कैफे इंडिया, जो कि हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो आपको वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर ऐसी बात है, डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।